हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, जैसा आपको पता है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग वो आपका देख रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की। इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग आपका देख रहे थे। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और बाजार के हम लोग कारक को देख रहे थे, और जितनी भी सारी चीजें थी उसके अंतर्गत बाजार में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उन सभी चीजों का हम लोग अवलोकन करे थे, अध्ययन करे थे। आपने पहला लेक्चर को आपने रिवीजन किया होगा, साथ में पहला जो आपका लेसन है आपने उसको रिवीजन किया होगा। उनको पढ़ने के लिए अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका डाउट है, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न जो है हमसे पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है? तो सभी बच्चों को बिल्कुल खुश रहना है और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप करते रहना है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो मुख्य कारक होते हैं बाजार के, एक उत्पादन बाजार और एक कारक बाजार। इससे पहले हम लोग देखे थे कि आपका किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम कारक अदायगी के बराबर क्यों होते हैं, हमने उसको बात की थी। उनके विषय में हम लोगों ने भाग एक एक करके देखा। पिछले भाग के लेक्चर के अंतर्गत हमने पूंजी को पढ़ा, उद्यम को पढ़ा, चार प्रमुख कारकों को पढ़ा। भारतीय जो कोई अर्थव्यवस्था है उसमें जो चार प्रमुख अब कारक हैं, उन कारकों को हमने एक एक करके आपको सबको देखा था, और उन्हीं में से बाकी सबकी हमने बात की थी बच्चों। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। तो हम लोग क्या कर चुके थे बच्चों, हम लोग यहाँ तक अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से देख चुके थे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो मुख्य बाजार होते हैं, उत्पादन बाजार और एक आपका हम लोग देखे थे कारक बाजार। दोनों बाजारों को हम लोग आपका देख लिए थे, दोनों को पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे में देखिएगा आप लोग बच्चों, इसमें समझ आएगा कि इससे आगे हम लोग बात करें परिवार, फर्मों के कारक, कारक संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी आदि की आपूर्ति, की आपूर्ति करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? इनकी आपूर्ति करते हैं, जिनके बदले, जिनके बदले में फर्म या फर्मों का इन्हें लागत, इन्हें लागत किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में, लाभ के रूप में कारक भुगतान, कारक भुगतान करती है। क्या करती है? कारक भुगतान करती है परिवारों को जो आय प्राप्त होती है, आय
प्राप्त होती है। क्या होता है? प्राप्त होती है उससे वे अपनी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए फर्मों से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के खरीदते हैं। क्या करते हैं? जो सेवा है उनको खरीदते हैं। इस प्रकार उत्पाद को का व्यय लोगों की आय और लोगों का व्यय उत्पादकों की आय बनाता है। क्या करता है? इनकी सारी जो उत्पादकों की आय है उस आय को आपका बनाता है। ध्यान रखिएगा। फिर भी इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक अर्थव्यवस्था में दो बाजार में चक्रीय प्रवाह को हम निम्नलिखित चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। क्या करते हैं? निम्नलिखित चित्र द्वारा आपका दिखा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, उस चित्र को हमें बनाना और देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं नए पेज पे बनाऊंगा, क्योंकि वो चित्र है थोड़ा अलग प्रकार से बनेगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप उसमें, क्योंकि चीजों को अगर हम समझ लें तो मान लीजिए कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि हमको कोई चीज ऐसी हो कि समझ ना आए। जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसमें मिलेगा उत्पादक क्षेत्र, या कह सकते हैं फर्म। उत्पादक क्षेत्र या फर्म, इसमें होगा गृहस्थी परिवार क्षेत्र। ध्यान रहेगा।
अब देखिए, ये थोड़ा सर्कल को एक बार देख लीजिए, ये ऐसे करके तीर होगा, इससे रिलेटेड होगा, और इसको देखिएगा, और इसी में एक चीज होगी। ओहो, ये देखिएगा, देख लिया। और इसी में देखिए थोड़ा सा, ये जो प्रवाह होगा ये होगा वस्तुओं तथा सेवाएं, ठीक। और ये होगा कारक सेवाएं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, कारक सेवा या कारक सेवाओं का भुगतान, कारक सेवाओं का भुगतान। और यहाँ क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये जो सर्कल है ये आपको बेसिकली याद रखना है कि जो कारक सेवाएं का इम्पैक्ट करती हैं गृह स्वामी पत्रवाद से, और कारक सेवा वस्तु का उत्पादन कौन करता है, गृह स्वामी करता है। उसी प्रकार वस्तु और सेवा का भुगतान कौन करता है, आपका गृह स्वामी करता है, और वस्तु सेवा को उत्पादक कौन करता है, परिवार और गृह स्वामी। तो इस प्रकार का जो सर्कल है ये आपको बच्चों याद रहना चाहिए। यहाँ सर्कल नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसको यहाँ बनाया है, ठीक है। आप इस सर्कल को ध्यान रखेंगे और आप सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से एक एक करके करेंगे और एक एक करके इसको जानेंगे। अब देखिए, ये तो इतना आपको हाँ बच्चों क्लियर हो गया। और यहाँ ऐसे क्लियर होने के साथ जो है, जो ये जो आपका प्रश्न था, ये प्रश्न आपका बच्चों क्लियर हो गया। कौन सा वाला, कि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम कारक अदायगी के बराबर क्यों होते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये हमको पूरा आपका बता रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इसी में एक थोड़ा अगला प्रश्न है, उस थोड़े अगले प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है सिंपल से बड़ा आसान है, और आप प्रश्न के रूप में लिख लीजिए, चाहे सीधा लाइन बनाकर रख लीजिए। वो है आपका नियोजित और अनियोजित माल सूची, नियोजित अनियोजित माल सूची, ये हमको देखना है कि आपका नियोजित अनियोजित माल सूची क्या है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। सूची में क्या अंतर है, में क्या अंतर है, ठीक। और साथ ही में हम लोग देखेंगे किसी फर्म की माल सूची और मूल्य वर्धित के बीच संबंध, ठीक। इस संबंध को हमने देखना है, ठीक है ना। आइए इस पर हम लोग आप एक एक करके आपका विचार करते हैं और सारी चीजों को हम लोग इसमें बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। देखिए क्या है, जैसे आप इसका देखिए,
हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आपका नियोजित माल सूची, नियोजित माल सूची तथा अनियोजित माल सूची, अनियोजित माल सूची, इसको हमको देखना है। इसको देखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमको इसको दो पार्ट में आपका डिवाइड करना पड़ेगा। एक कॉलम छोटा रखेंगे, एक बड़ा रखेंगे। इसमें लिखेंगे अनियोजित, अनियोजित माल सूची। अनियोजित माल सूची संचय। ठीक है, नियोजित अनियोजित माल सूची। चलिए क्या होगा, नियोजित माल सूची संचय। ठीक, एक एक करके हम लोग इसमें आपका पॉइंट लिखेंगे और सारे पॉइंटों को हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक एक चीज और है, एक लाइन और बननी थी, मैंने बनाई नहीं है। यह होता है, ये लाइन बनती इस तरह से और ये लिखा था आधार। आधार का ध्यान रखना। आधार क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। ठीक, तो अर्थ के आधार पर क्या होगा, वह माल, क्या बच्चों, वह माल सूची संचय जिसमें या जिसलिए नियोजित नियोजित माल सूची कहलाती है। नियोजित माल सूची कहलाती है। ठीक, अगला ध्यान देना है, बिक्री में अप्रत्याशी या अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में फर्म के पास वस्तुओं का अविकृत स्टॉक होगा। क्या होगा, स्टॉक होगा, जिसके बारे में वह आशा नहीं कर सकते हैं। अतः अनियोजित माल सूची की संज्ञा
की संज्ञा दी जाती है, कि जो संज्ञा है वो आपकी दी जाती है। और मैं दूसरे ऐसे ही लिख देता हूं, आप समझ लेना कि कौन सा आपका नियोजित है, कौन सा आपका अनियोजित है, इसको समझ लेना। अगर मैं चिन्ह के आधार पर बात कर रहा हूं, देखिएगा पहला चिन्ह क्या होगा, सदा क्या रहेगा आपका, धनात्मक होता है। कैसा होता है, सदा धनात्मक। इसमें लिखना यह है धनात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, भी हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका, धनात्मक भी हो सकता है, और ध्यान रहे ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, और यदि अंतिम स्टॉक से कम है, कम है, तो यह है ऋणात्मक होगा। क्या होगा ये आपका ऋणात्मक। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, ताकि किसी चीज की आपको गलती ना हो, आपको कोई सी प्रकार का चीजों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अगर आप इसको करते हैं, इसका सिंपल सा एक सूत्र है, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, मूल्य वर्धित बराबर होगा उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्तीय उपभोग। क्या होगा, मध्यवर्ती उपभोग। दूसरा लिखिए, उत्पादन का मूल्य बराबर बिक्री प्लस माल संचय, सूची संचय, सूची संचय। और तीसरा होगा इसमें अतः मूल्य वर्धित बराबर होगा बिक्री प्लस माल सूची संचय माइनस मध्यवर्ती उपभोग। क्या होगा, मध्यवर्ती उपभोग। तो कुल मिलाकर बच्चों, अगर आप देखें नियोजित अनियोजित में जो आपका मूल्य वर्धित बराबर क्या होता है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर उत्पादन का मूल्य निकालना है तो बिक्री प्लस माल सूची संचय। और अतः अगर हम मूल्य वर्धित देख रहे हैं तो मूल्य वर्धित बराबर होता है हमेशा बिक्री के, और बिक्री प्लस माल सूची के। अब माल सूची में हम लोग मध्यवर्ती को माइनस कर देंगे तो मूल्य वर्धित जो हमारा नेट निकल जाएगा। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। और इसमें एक चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली समझिए। अभी चैप्टर तो बच्चों बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है और समझानी है। अब इस तरह से तो नहीं हम लोग आपको छोड़ सकते। तो इसमें तो ये प्रश्न तो फिलहाल आपका कंप्लीट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक रहेगा।
आप इसको ध्यान रखिए। इसमें जो है नए प्रश्न के हम लोग जो है आपका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नया प्रश्न कौन सा है? देखिए, स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। और क्या देखना है कि नवल निवेश, नवल का मतलब होता है नेट निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है, में कौन स्टॉक है और कौन प्रवाह, और कौन प्रवाह, ये हमको देखना है। ठीक। और साथ ही में क्या देखना है कि हौज में पानी, हौज में पानी के प्रवाह से, हौज में पानी के प्रवाह से नवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है अपने आप में कितने प्रश्न आपके समेटे हुए हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि प्रवाह स्टॉक में क्या भेद है, एक प्रश्न। दूसरा देखिए, दूसरा है नवल निवेश और पूंजी स्टॉक क्या है, दो प्रश्न। और कौन प्रवाह है, तीन प्रश्न। हौज के प्रवाह का नियम और निवेश की आपस में तुलना कीजिए, चार। यानी कि एक प्रश्न ही अकेला चार प्रश्नों को जो है अपने अंदर समेटे हुए है, अपने अंदर सबको रखे हुए हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने कारक, सेवा, गृह स्वामी, उसके फैक्टर, विभिन्न कीमतों, वस्तु और सेवा के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको देखा और जाना। क्लियर है? और बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि जब आपका नया चैप्टर आपका प्रारंभ होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती, नई कॉम्प्लिकेशन आपके बन जाते हैं, तो आप वो ना बनने दें और निरंतर आप अपने लेक्चर को रिवीजन करते रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी ना हो। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। आपका बच्चों में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।